देश में अगर बेटियां मायूस और नासाज हैं, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। आज 17 माह बाद कठुआ रेप और कत्ल मामले में अदालत का फैसला आया। मासूम को इंसाफ मिला और हम सबको राहत। लेकिन लगातार मुल्क भर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के मामले नहीं थम रहे हैं और इस तरह की वहशियाना हरकत पर कोर्ट की सख्त सजा मरहम जरूर रखती है। कठुआ की 8 बरस की मासूम को अगवा करके एक मजहबी मकाम पर यरगमाल बना करके उसके साथ 4 लोगों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। बाद में उस बच्ची का पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में रक्षक ही भक्षक बने थे। 2 पुलिस वालों पर पैसे लेकर सबूत खत्म करने का इल्जाम लगा था। इस तरह कुल 6 लोग कोर्ट के जरिए मुजरिम करार दिए गए, जिनमें से कलीदी मुलजिम सांजीराम समेत 3 लोगों को उम्र कैद और भारी जुर्माना लगाया गया है। करीब 25 साल की सजा है इसमें, जबकि 3 मुजरिमों को 5-5 साल की सजा दी गई है। पिछले साल कठुआ में दरिंदगी के बाद यह पूरा मुल्क एक हो गया था। इस मामले में सभी में गुस्सा था। हालांकि मजहबी रंग देकर के इस मामले को लेकर सियासी गेम खेलने की भी कोशिश हुई। इसके बाद इसे जम्मू कश्मीर के बाहर पंजाब की पठानकोट अदालत में ट्रांसफर करना पड़ा और आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। लेकिन अभी और इंसाफ मिलना बाकी है। अब अलीगढ़ की गुड़िया को न्याय चाहिए। इस मामले में भी पूरा मुल्क एक है। हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन सवाल है कि ऐसे मामले कैसे रुके, इस पर भी बात बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले कठुआ और अलीगढ़ की मासूमों को खिराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं। मासूम बेजुबान गुड़िया मैं ही तो थी, माँ बाप का धड़कता हुआ दिल मैं ही तो थी। मैं अपने कोई ख्वाब सजा ही नहीं सकी, दर्द जिगर किसी को सुना भी नहीं सकी। मेरे भी दिल में ख्वाहिशें लेती थी करवटें, ऐसी हवा चली कि बुझे दिल के सब दिए। हैवानियत ने ख्वाब हमारा कुचल दिया, मैं थी गुलाब तो मुझे उसने मसल दिया। अब कोई और ख्वाब बिखरना ना चाहिए, कातिल को मेरे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। तो वाकई बहुत ही सनसनीखेज ये मामला था और उसके बाद इस मुल्क ने अपनी यकजहती का मुजाहरा किया। लगातार लोगों ने मुजाहरे किए, सोशल मीडिया पर इस मामले को लगातार लेकर के उठाया गया और 17 महीनों के कम वक्त में इंसाफ मिला है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें इंसाफ मिलना बाकी है। ताजा मामला अलीगढ़ का है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी। आज का हमारा पहला सवाल, कठुआ मामले में जल्द आया फैसला, क्या इस तरह की जहनियत के लोगों में खौफ बैठा पाएगा? बड़ा मसला है, बड़ी बहस का मौजू है कि खौफ कैसे बैठे। दूसरा सवाल, ऐसे मामलों में कोर्ट के इंसाफ के साथ समाजी बेदारी यानी सामाजिक जागरूकता कितनी जरूरी है? हमारा आज का तीसरा सवाल, ऐसे मामलों में मजहब और सियासत को क्यों बीच में लाया जाता है? अभी भी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, अलीगढ़ मामले पर भी अगर आप देखें तो मजहबी एंगल उसमें ज्यादा लोगों को रास आता है, ज्यादा सूट करता है। और ऐसे मामले में हम क्यों मजहब ढूंढते हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। चौथा सवाल, क्यों नहीं थम रहा है बच्चियों से रेप का सिलसिला? कहां है, कौन सी जहनियत है, दिमाग के किसी कोने में कौन सी बीमारी है? इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है, उसका हल निकालना बहुत जरूरी है। पांचवा सवाल, क्या रेप पर और ज्यादा सख्त कानून की जरूरत है और इस तरह के मामलों को लेकर के क्या कानून को और सख्त होने की जरूरत है? इस पर भी हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मामले हिंदुस्तान में ही हैं, यूनाइटेड स्टेट में भी, अमेरिका में भी इस तरह के मामलों में बहुत तेजी आई है, वो भी परेशान है। उन्होंने एक तरीका अपनाया है, वो बचपन से ही जो बच्चों के डीएनए का टेस्ट कर लेते हैं और उसके आधार पर जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए पता कर लेते हैं कि किस नेचर का है और उसके जरिए उन्हें पता चल जाता है। जैसे हमारे यहाँ पहले कुंडली निकाली जाती थी, अब वो विज्ञान भी खत्म सा हो गया है, उसमें भी फर्जीवाड़ा बहुत होने लगा है। तो पहले कुंडली देख करके समझ में आ जाता था कि
किस तरफ ये बच्चा जाएगा, ऐसे ही डीएनए के जरिए टेस्ट हो जाता है कि किस तरफ ये बच्चा जाएगा। फिर बाकायदा हुकूमत उस पर नजर रखती है। अगर कोई किसी के डीएनए में इस तरह की हरकत का इशारा मिलता है, कुछ इस तरह का एग्रेसिव या कुछ इस तरह की सोच का इशारा मिलता है जदीद टेक्निक से, तो वो हुकूमत पूरे समय उस पर नजर रखती है तमाम तरीकों से कि कहीं ये गलत रास्ते को ना पकड़ ले। ये वही तरीका जैसे हमारे यहाँ कुंडलियां निकाली जाती थी और माँ बाप को पहले से या घर वालों को पता होता था कि इसका रुझान या इस तरह का ही हो सकता है, तो उसको उस तरह के संस्कार देकर के ढालने की कोशिश करते थे। यह अमेरिका में हो रहा है, हमारे यहां भी इसकी जरूरत है। इस तरफ सोचना चाहिए। बहुत खराब हालात हैं, बहुत गंदे हालात हैं। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त जो लोग जुड़ गए हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगा। अंबर जैदी जी को हमने अपने साथ जोड़ा है। समाजी कारकुन है, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं, खवातीन के लिए बात करती हैं, समाजी सतह पर जमीन पर काम कर रही हैं। उनसे बहुत सारी बातें समझेंगे। माया सिंह जी हैं, खवातीन के हुकूक के लिए लड़ रही हैं, काम कर रही हैं, सामाजिक कारकुन के तौर पर भी जानी जाती हैं, वुमेन एक्टिविस्ट के तौर पर ज्यादा जानी जाती हैं। डॉक्टर निशा खन्ना जी को भी मैं अपने साथ जोड़ूंगा थोड़ी देर बाद, साइकोलॉजी है, और खास तौर से उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है जहनियत, क्या है मनोविज्ञान इस तरह के लोगों का, और एक आम इंसान जो बहुत आम दिखता है लेकिन इसकी बीमारी कैसे पकड़ी जाए, ये बड़ा सवाल है। संजय के चड्डा जी मेरे साथ हैं, कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर आपका भी स्वागत है। खैर मकदम में थोड़ी देर बाद हमारे साथ दिनेश सिंह जी भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं इस बहस का, इस बातचीत का, इस गुफ्तगू का। दिनेश सिंह जी भी हमारे साथ आ गए हैं। मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा माया सिंह जी के पास। माया सिंह जी, जिस तरह से इस मामले में इंसाफ मिला है, जो एक घाव सा बन गया था, और जो अभी लेटेस्ट जो मामला आया अलीगढ़ का, और भी मामले आए, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई घाव है उसे कुदेरा जा रहा है, बार बार कुदेरा जा रहा है। ये जो मरहम कोर्ट की सजा के तौर पर लगा है हम तमाम हिंदुस्तानियों के जख्मों पर, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये काफी है? देखिए, आज जो कठुआ कांड पर जिस तरह का फैसला आया उसका मैं स्वागत करती हूँ, और काफ़ी हद तक उससे मैं संतोष महसूस करती हूँ, लेकिन बहुत खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम इसमें बहुत उम्मीद रख रहे थे जब से हमने इस पर बहस करनी शुरू करी, इसको देखना समझना शुरू करा, कि ये केस कानून की नज़र में रेयर ऑफ द रेयर्स केस में आना चाहिए था, जिसके मद्देनज़र इसमें फांसी के सज़ा का प्रावधान उन अपराधियों को मिलना चाहिए था, जिससे वो आज जिससे किस कैटेगरी में आया नहीं और वो उनको आजीवन कारावास पर जाके ख़त्म हुआ, वो भी काफ़ी हद तक सही था। अब चूंकि बहस इस विषय पे होनी चाहिए थी कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। आज से जब हमने 1 साल सवा साल पहले जब ये कांड हुआ था, पूरे देश में एक उबाल आया था और सब लोग कह रहे थे कि इस पे इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिसाइज भी किया, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको बोला कि ये गलत तरीके से हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि आज जो फैसला आया, कानून ने जो दिया, जिस पे हम न्यायपालिका पर हम भरोसा करते हैं, वो काफी हद तक सही था। तो आज शर्मिंदगी तो महसूस करें वो राजनीतिक दल और वो विशेषकर लोग जो ये कह रहे थे कि निर्दोष हैं। आज मतलब अगर आप आज भी उनको निर्दोष मानते हैं तो आप भारत के नागरिक होकर अपनी भारतीय न्याय प्रणाली पर विश्वास न करें, ये बहुत अफसोसजनक बात है। अगर आज उन लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है साक्ष्यों के आधार पर, तो साक्ष्य सही थे, उनको ऐसे नहीं करा गया, दिया गया, तो मैं तो न्याय से काफी हद तक खुश भी हूँ, संतोषजनक रिजल्ट है इसमें। लेकिन जितनी जल्दी ये फैसला आया, मैं समझती हूँ कि और केसेस में भी ऐसा आना चाहिए, क्योंकि हम बहुत समय से बहुत सारे विषयों पर कर रहे हैं। ठीक है, फांसी नहीं, लेकिन उनको आजीवन मृत्यु तक उस जेल को सजा को काटनी पड़ेगी। ये एक बहुत संतोषजनक फैसला है और मैं इसमें काफी हद तक इससे खुश हूं। मैं अंबर जैदी आपके पास भी आना चाहूंगा। इंसाफ हुआ है, न्याय हुआ है और जल्दी हुआ है। ये इस तरह के मामलों में एक बड़ी बात है कि जल्दी न्याय मिलना, क्योंकि ये देखा जाता है कि इस तरह के मामले लंबे भी खिंच जाते हैं कई बार, लेकिन इस मामले में खास तौर से जल्दी न्याय मिला है, तो ये उम्मीद भी जागी है कि आगे भी इस तरह के मामलों में और न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा। क्या लगता है, कानून का खौफ बैठेगा क्या लोगों के जहन पर बैठेगा? क्योंकि इस तरह के मामलों का अभी जो तात्कालिक जो हल निकलता है वो है खौफ बैठाना बहुत जरूरी है। क्या लगता है बैठेगा? देखिए इमरान जी, सबसे इम्पॉर्टेंट अब हमारे देश में यही है कि हम कानून का डर बैठाएं, क्योंकि लोगों में कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगी, जल्दी फैसले आएंगे और सज़ा होगी, कन्विक्शन जितना होगा उसके हिसाब से लोगों में डर बैठेगा। और जब इस तरीके के केस की बात आती है, चाहे वो कठुआ केस हो या अलीगढ़ में हो,
की बात हो, कहीं की बात हो, देखिए उसका पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण उसका नहीं करे तो बेहतर है, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी कहा जाता है कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो। जिसके साथ भी गलत हो रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब एक साथ मिलकर धर्म और जात से ऊपर उठकर आवाज उठाएं इंसाफ के लिए, उसका ध्रुवीकरण ना करें। और दूसरी बात यह है कि कानून का डर होना बहुत जरूरी है, डिटरेंट सेट करना बहुत जरूरी है, ताकि बहनों को, बेटियों को इंसाफ मिल सके। और वो कहीं भी है, किसी भी स्थिति में, कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी भी रिश्तेदार के पास है या कहीं भी है, स्कूल में है, उनको सुरक्षित महसूस कराना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे मतलब सामाजिक जागरूकता उतनी जरूरी है अंबर जितना कि कोर्ट का न्याय बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी समाज होता है, बाद में ये सारी चीजें आती हैं। हम सब मिलकर समाज बनाते हैं, सामाजिक जागरूकता, और हम सब उसको महसूस करें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हर चीज की जिम्मेदारी हम सिस्टम पे डाल दें, सरकार पे डाल दें और हम पल्ला झाड़ के खड़े हो जाएं, ये हम हर चीज का रोना रोएं, वो काफी नहीं है। हम सब मिलके उस सिस्टम बनाते हैं। लेकिन दिक्कत तो ये है ना अंबर की, जब समाज की बात आती है तो समाज अपने ढंग से इसको ध्रुवीकरण करने लगता है। समाज, आप देखिए ना सोशल मीडिया पर अलीगढ़ की बात देखिए या कठुआ के बाद देखिए, और भी इस तरह के मामले होते हैं, उसके बाद किस तरह की जहनियत भी निकल कर आती है। तो ये भी एक समाज की बीमारी है, समाज को अपनी खुद इस बीमारी का इलाज भी करने की जरूरत है। समाज की बीमारी लोगों ने नहीं पैदा करी, ये मैं जहां तक समझती हूं बन जाती है। जब चाहे आसिफा का केस रहा तो उसमें ये रहता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप प्लकार्ड लेके खड़ा हो गया और कोई एक ग्रुप उसके लिए किसी एक को बचाने की कोशिश कर रहा है। चाहे अब ट्विंकल की बात हो तो वही प्लकार्ड गैंग गायब है। तो हम वो चीज, हम सिलेक्टिव जब हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है कि हम अगर बच्चियों के साथ कुछ हो रहा है तो हम सबको सब कुछ भूलकर, राजनीति भूलकर, अपना प्रोफेशन भूलकर एकजुट होकर आवाज उठानी। सबसे बड़ी बात है कि 5-7 साल के बच्चों को तो एहसास ही नहीं होता, बच्चियों को कि उनका मजहब है क्या। सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो किस मजहब के हैं और कोई उनके साथ वो कर रहा होता है, जो शायद उसको ये भी नहीं कहना आता होगा कि उसको खाना क्या है या अपनी बात भी ठीक से नहीं बोल सकती होगी, वो उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वही तो है कि सबसे गंदा पहलू बलात्कार के जो ऊपर हो रहा है वो सबसे ये है कि बलात्कार जैसे शब्द पर भी अगर आप बेटियों के साथ राजनीति कर रहे हैं, वो सबसे घृणित और गंदा पहलू है समाज का, राजनीतिक दलों का, सबसे राजनीतिक दलों खासकर राजनीति करती है। हिंदू बच्ची है और मुस्लिम बच्ची है, बच्चियां तो सब बिल्कुल ये जहनियत तुरंत खत्म होनी चाहिए, ये जहनियत बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। मैं जरा संजय के चड्ढा जी के पास जाना चाहूंगा। जैसा कि माया सिंह जी ने भी कहा, अदालत का फैसला है, उसका हम तमाम लोग एहतराम करते हैं। हो सकता है आगे भी इस मामले में अपील की जाए, आगे भी जो लोग सजा पाए हैं वो भी जाएंगे, उनके वकील भी जाएंगे। हिंदुस्तान के कानून ने ये मौका दिया है, आखिरी तक लड़ने का मौका दिया है। संजय के चड्ढा जी कैसे देखते हैं इस सजा को, और क्या ये मामला अगर हम देखें, मतलब क्या मतलब चूक हुई होगी कि इसको जो है बेहद इस पूरे मामले में हट करके या बहुत खतरनाक मामला नहीं बना पाया गया? क्या ऐसा हुआ होगा जिसके चलते जो मुजरिम है उन्हें फांसी नहीं हो पाई? देखिए, सबसे पहले तो साक्ष्यों के आधार पे निर्णय लिया गया है, एविडेंसेस के आधार पे। सबसे पहली बात, मैंने अभी वो पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूं कि क्या कमी रही है। मैं वैसे कानूनी जो प्रोविजंस हैं वो बताना यहां पे बहुत मुनासिब समझता हूं। सबसे अहम बात है कि 2018 में ये चेंज आया था लॉ में, और ये बताया गया था कि 12 साल से श्रेणीगत किया गया था, डिवाइड कर दिया था कि 12 साल से कम की बच्चियों के साथ अगर इस तरह का कृत होता है तब क्या होगा, 12 से 16 साल तक की बच्चियों का अगर ये कृत होता है तब क्या होगा। तो 12 साल से कम आसिफा का ये केस था। इसमें 3 तरीके का सजा थी। पहले इससे पहले 2013, 16 और वो तमाम कानूनों में जो सजा थी वो 10 साल थी, चाहे कोई भी किसी का भी रेप होता है। उसको इतना सख्त बनाया गया कि वो मिनिमम सजा 12 साल वाली में 20 साल कर दी गई। और अगर वो थोड़ा हीनियस हो जाता है, कृत में जैसा कि गैंग रेप हो जाता है, तो उसमें वो सजाए उम्र कैद भी हो सकती है, और अगर बहुत बेरहमी से किया गया है और बहुत ही गलत कृत हुआ है जिसका कि कोई मतलब सोच भी नहीं सकता, उसमें सजाए मौत भी हो सकती है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर जजमेंट में मेरे को लगता है कि मिडिल वाली चीज ली गई है, यानी कि सजाए उनको जो है उम्र कैद। ये उम्र कैद कितनी लंबी होगी, मतलब 25 साल या कितनी, मतलब 2-3 सजाएं इसमें मिली हुई है? मिली तो 25 साल की सजा हुई है। जी
5 और 7 साल की सजा होगी, अलग 5 साल की सजा जो है वो अलग हुई, 5 साल की जो सजा है वो 2 पुलिस वाले हैं, उनको होता है एविडेंसेस को हटाने की सजा दी गई है। वो भी इसमें गुनाहगार थे और उनको शामिल किया गया था एक्यूज की कैटेगरी में, और ये पाया गया, कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि इन लोगों ने जो एविडेंसेस थे उनको हटाया, उनसे छेड़खानी करी है, तो उसकी सजा उनको दी गई है। वो रेप के दोषी नहीं है। जो रेप के दोषी हैं उनको सजाए उम्र कैद दी गई है, जिसमें कि 25 साल तक की उनको सजा है, और वो सख्त सजा है। और इसके अलावा एक और चीज है कि इसमें काफी बड़ी संख्या में पैसे का भी, जुर्माने का भी प्रोविजन है, और अगर वो जुर्माना नहीं देते हैं तो उसकी सजा जो है वो बढ़ जाएगी, वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो मेरा मामला ये है, और एक बहुत अहम बात है जो यहां पे, ये जो कानून जो बना है 2018 में और 13 से जो मुहिम शुरू हुआ था, उससे तमाम स्टेप्स पिछली सरकार ने लिए थे, इस सरकार ने 16 और 18 में लिए, और ये सख्त कानून बनाया। निश्चित तौर पे इसका खौफ है, डेटरेंट है अब ये, लेकिन बड़ा अफसोस है आज अगर मैं सर्वे देखता हूं 25,000 से ज्यादा रेप होते हैं हमारे मुल्क के अंदर। कितनी दुखदाई बात है। क्या एक उस बच्ची का क्या जुल्म था, क्या, जिसे कुछ पता ही नहीं है। अभी अंबर बता रही थी कि जो बोल नहीं सकती, जिसे ये नहीं मालूम कि मुझे खाने को ये चाहिए, ये बता नहीं पा रही, और उसके साथ रेप किया जाता है, और इस जल्लादी के साथ। ये एक हीनियस से भी हीनियस क्राइम है, जिसके लिए अब सजाए मौत का प्रावधान किया गया, जो कि मुझे ऐसी आशा है जिसको अब एक बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारे सामने, जो हम सब, मेरा मानना है जो करना चाहिए। ये कानून तो बन गया, अब इस कानून को जन जन तक, हर आदमी को बताया जाए कि भाई अगर ऐसा होगा तो आपको साथ ये क़याम हो जाएगा, मार डाला जाएगा, आपको सजाए मौत हो जाएगी। और लीगल अवेयरनेस, और नॉट ओनली दैट, और सबसे लगातार, मुझे लगता है लगातार चर्चा होते रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये चर्चा होगी, चर्चा नहीं, देखिए लगातार हर कोई टीवी चर्चा को नहीं देखता है। जरूरत है हम सतह पर उतरकर जो हमारे जैसे लोग हैं वो अवेयर करें, उनको बताएं, जो वकील हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको बताएं, उनको जानकारी दें। बहुत अहम बात। मेरे साथ डॉक्टर निशा खन्ना भी जुड़ गई हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर निशा खन्ना, मेरा सवाल ये था कि एक तो बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, दानिश्वर जिसको हम कहते हैं, वो वर्ग होता है, वो इस तरह के क्राइम करता है तो देख समझकर, सोच समझकर करता है, और ऐसा लगता है कि बीमारी तो मानसिक उनकी भी है। एक वो वर्ग होता है जिसको कि ये पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, मतलब कहने का मतलब आप समझ लूंगी, वो कौन सी जहनियत होती, मैं आपसे समझना चाहता हूं। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है इस दौरान कि वो कर क्या रहा है, उसको हम क्या कहते हैं। और उस तरह के लोग इस तरह के मामलों में ज्यादा पाए गए हैं, मतलब वहशियाना उन्होंने काम किया है, और बाद में देखा गया कि वो खुद भी जो है दिमागी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बीमार है। कैसे देखें इसको? इसकी अगर आप बात करते हैं तो प्रॉब्लम तो है ही, और वो किसी पर्टिकुलर तबके से नहीं जुड़े हैं। ये इंसान की मानसिक विकृति है, खराब सोच है, आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। इसका किसी भी तबके से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी विकृति की सोच हमारे आसपास कहीं भी हो सकते हैं, वो हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे संबंधियों में, हमारे मित्रों में, और कहीं भी पाए जा सकते हैं। हमारे अगर बच्चों की बात करते हैं, स्कूल में भी हो सकते हैं। तो हम इसको अगर किसी पर्टिकुलर कहते हैं तबके से ना जोड़कर देखा जाए, जैसे अगर बच्ची के साथ ऐसा कुछ होता है, कोई भी पर्टिकुलर किस्सा होता है, ऐसा हादसा होता है, तो आपको समझना पड़ेगा वो बच्चे का कसूर नहीं है, क्योंकि अगर किसी बड़े के साथ होता है तो हम बोल देते हैं औरतें कपड़े कैसे पहनती हैं, उनको तमीज नहीं है, हम उन पर उंगलियां उठाते हैं। बट उस बच्चे के लिए क्या करेंगे? आपको कहीं ना कहीं समाज एक घटते जन पर चल रहा है, पतन हो रहा है, मॉरल वैल्यूज दिन प्रतिदिन गिर रही हैं। मुझे लग रहा है हमें उसे सुधारने की जरूरत है, और उसमें में प्रशासन का रोल भी मुख्य होगा। अगर प्रशासन में सेंसिटिविटी करना बहुत जरूरी है, वो पेरेंट्स के लेवल पर भी, वो टीचर्स के लेवल पर भी, वो समाज में हर एक उस इंसान के लेवल पर, जो चाहे वो अगर स्कूल का ड्राइवर हो, जो कैब ड्राइव कर रहा है, बस ड्राइव कर रहा है, चाहे निशा जी, अंबर ज़ैदी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। निशा जी, मेरा सवाल है, आप जैसे कि साइकेट्रिस्ट हैं, तो ऐसे लोगों के कुछ लक्षण होते हैं जिनको हम अर्ली या फिर समय रहते कुछ पहचान सके? कुछ बताएं ऐसे लोगों के बारे में, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पता कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पे नकाब होता है, वो बहुत स्वीट बिहेव करते हैं और बच्चों को वो बुली करते हैं या उनको सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, जिनको बच्चे समझते हैं और बड़ों को वो बता नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को कैसे पहचाने?
देखिए ऐसे लोग जो है पर्टिकुलर टारगेट्स ढूंढते हैं, वीक टारगेट्स। कोई बच्चा अकेला है, माँ बाप अगर घर पर नहीं है तो बच्चा कौन सा अकेला है, वो कैसे उसके बहकावे में आ सकता है, चाहे वो चॉकलेट के जरिए। अगर ये तो बच्चे के लेवल की बात हो गई। अगर हम बड़ों की बात करें, लड़कियों की बात करें, कौन सी लड़की इमोशनली वीक है, अकेली बैठी है, कौन सी लड़की चुपचाप बैठी है, अगर ऐसा देखा जाए उनका कहीं ना कहीं वॉच करना, उनको स्टॉकिंग करना, आपके बिहेवियर में किसी चीज के लिए लगातार परसुएट करना, आपके मना करने के बावजूद भी। अगर इवन एक छोटे से बच्चे की भी बात करें, आप किसी चीज के लिए उसे मना कर रहे हैं, वो बार बार आपको बोल रहा है मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा ही करना है, तो गलत बिहेवियर को बच्चों को डांटना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप डांटेंगे नहीं, क्योंकि हम आज बोलते हैं प्यार से बात करनी चाहिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ साथ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी उतनी ही जरूरी है। गलत बातों पर बच्चों को आसानी से चीजें दे देना, हर एक चीज पर ना बोलना और ना सुनने की आदत ना डालना। अगर बच्चों को अपने इमोशनल टाइम की जरूरत है, एक बच्चा किसी पर्टिकुलर जिद पर कर रहा है, आज हम बच्चों को इंटरनेट, शिक्षा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से गलत चीजों को समझाते हैं। इवन सेक्स जैसी एजुकेशन हम बच्चों को नहीं देते हैं, तो आप खुलकर बात नहीं करते हैं सारी चीजों पे, खुलकर बात नहीं करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अगर कोई लेकिन निशा जी सब कुछ करने के बावजूद भी तो हालात जो है नहीं सुधर रहे हैं। क्या उसकी आपको और क्या वजह समझ में आती है? देखिए ऐसा नहीं है कि निर्भया के बाद से तो ये चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में रही, और आज भी बैड टच, गुड टच स्कूलों में भी समझाया जाने लगा है, अब लोग अलर्ट हुए हैं, लेकिन चीजें नहीं सुधर रही है। हर हफ्ते आप देखिए इस तरह ऐड करना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है जैसे पहले हमारे देश में होता था कि एक जुड़ी हुई फैमिलियां होती थी, बहुत सारी नानी दादी हुआ करती थी, और अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो सिस्टम हो गया है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस चीज में गुनहगार बनता जा रहा है, क्योंकि बच्चे अब अकेले रहते हैं, माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, उनके आसपास कोई नहीं होता है। परिवार के बच्चे, परिवार के लोग ही उन बच्चों का सोशल, लेकिन वो भी हो रहा है क्योंकि अब बच्चों को बात करने वाला कोई नहीं है। पहले होता था कि दादी नानी होती थी, आसपास लोग होते थे तो उनको कहानी सुनाते थे। वो भी एक बात है। निशा जी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, वो मुझे बताइएगा आप भी इन चीजों को लेते हुए कि किसी और कंट्री में अगर आपको कुछ याद हो, कुछ मिसाल हो तो दीजिए कि वहां उन्होंने कैसे काबू में किया, ये भी थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी चीजें थम नहीं रही हैं। देखिए मॉरल वैल्यूज पर काम करना जरूरी है, और वो बेसिक वैल्यूज घरों से शुरू होती है। मैं वही माँ बाप के राइट दादी नानी से मिलती थी और मदद नहीं। अगर आप देखिए पुराने समय में मैम मैं एग्री नहीं करूंगी, बहुत सारे ऐसे मेरे पास केसेस है, अगर मैंने 20,000 केसेस किए होंगे उसमें 18,000 केसेस में चाइल्ड अब्यूज हुआ होगा। बिल्कुल, ये किसी लड़की और लड़के की बात नहीं है, बच्चे की बात है, और उस वक्त बच्चे को अवेयरनेस लेवल भी नहीं होता, सही और गलत का फर्क पता नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल, और ये घर वाले भी, निशा जी घर वाले भी कई बार इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादातर मामलों में ऐसा भी देखा गया। बिल्कुल, रिश्तेदार, करीबी संबंधी अपने बच्चे जो है पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं, माँ को बताते हैं, माँ बोल देती है चुप कर दीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। हमारे दिल्ली का एक केस था जो बच्ची के चाचा ने उसको एक्सप्लॉइट किया था, और उनकी माँ ने बहुत खुल के ब्रेवली आवाज उठाई और बच्ची को के लिए इंसाफ दिलाया। तो ऐसे केसेस हैं जो आवाज भी उठा रहे हैं और जो दबा भी रहे हैं, तो जरूरत है कि हम उन पे खुल के बात करें और सजा दिलाएं। इमरान साहब बिल्कुल, मैं छोटी सी आ रहा हूँ आपके पास। मैं निशा जी से थोड़ा सा जानना चाह रहा था, थोड़ा सा उनसे मैं सुनना चाह रहा था कि इस तरह के मामले, मेरा सवाल आप समझिए निशा जी कि इस तरह के मामले इतना सब होने के बाद भी क्यों बढ़े? आप कह रही मॉरल वैल्यूज वो भी हम चलिए देना शुरू कर चुके हैं, क्या है इसके पीछे और क्या, मतलब कहाँ दिमाग के किसी कोने में क्या चलता है, ये मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं। आज भी हमारे समाज में एक टैबू है, इसके ऊपर खुलकर बात नहीं की जाती, सही और गलत का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ बैड टच और गुड टच सिखाने से नहीं है, पर उसके बाद आप इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से किस तरह चीजों को परोसते हैं, फिल्मों के माध्यम से किस तरह चीजों को परोसते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं औरत को एक ऑब्जेक्ट के रूप में बनाया जाता है, एक लड़की को उसकी फिगर देखकर कमेंट किया जाता है। आप ये समझिए, ये सोच कहीं ना कहीं हमारे पुश्तों से चली आ रही है, और उसके लिए सबका बदलना जरूरी है। तभी मैंने आपको बोला है, चाहे वो माँ बाप के लेवल पर हो, चाहे वो स्कूल के लेवल पर हो, सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, चाहे वो पुलिस के लेवल पर हो, चाहे वो टीचर के लेवल पर हो, हर एक लेवल पर इन चीजों की जरूरत है। प्रशासन के कानून को सख्त करने की जरूरत है। अगर प्रशासन अच्छा, और ये हेट क्राइम के सिलसिले में भी ये चीज काम करती है कि किसी से बदला लेना है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी का अपमान करना है, और इसमें फिर मजहबी रंग भी अगर आ जाए तो भी ये हमारा दिमाग जो है गंदगी वहां तक भी जाती है। बिल्कुल, देखिए ये सारा खेल तो इमोशंस का है ना, हम इमोशंस के जरिए तो ये सारी चीजें करते हैं। इमोशंस हम कब सप्रेस कर रहे हैं, कितनी सप्रेस कर रहे हैं, कितना हमें ज्ञान है, हम क्या चाहते हैं, हम फिजियोलॉजिकल जिसे बेसिक नीड्स कहा जाता है, अगर हम साइकोलॉजी में जाए
तो मॉस्लो की थ्योरी बहुत फेमस है, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स को बेसिक लेवल पर रखा गया है। हमारा समाज उस लेवल से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, हम सिर्फ फिजिकल नीड्स में जुड़े हुए हैं और उन फिजिकल नीड्स को पूरा करने में ही अपनी सारी जोर और जबरदस्ती लगा रहे हैं। पुराने जमाने में अगर फिल्में भी देख लीजिए, क्या फिल्में बनती थी, लड़की के लिए ना बोल दिया तो उसके नाम में भी हाँ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा हम बच्चों को दिखा क्या रहे थे, हम आज की डेट में भी बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। खुद माँ बाप बैठ कर शराब पीते हैं, उसे एक्सपोजर देते हैं, तो क्या बच्चे वो सीखेंगे नहीं? खुद माँ बाप अफेयर करते हैं तो माँ बाप वो बच्चे सीखेंगे नहीं? आपको ये चीज तो समझनी पड़ेगी। हम बच्चों के लिए राइट आइडल है, तो क्या बच्चों को राइट माध्यम से हम राइट शिक्षा दे रहे हैं? ये चीजें हमें माननी पड़ेगी। क्या स्कूल में जाकर वो टीचर, वो कोच जो गाइड कर रहा है, वो क्या सही रास्ते पर चल रहा है? वो डॉक्टर जो गाइड कर रहा है, क्या वो सही रास्ते पर चल रहा है? हमें सबको अपने आप को आईने में देखने की जरूरत है, वो शायद हम सब लोग नहीं देखते हैं। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। शुक्रिया डॉक्टर निशा खन्ना जी इस पूरी बातचीत के लिए। बाकी मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे, इस पर हम और गंभीर चर्चा करेंगे। आप सुनिएगा, ये बहुत बहुत जरूरी बात है। ऐसा नहीं कि इस पर पहले बात नहीं हुई, लगातार होती रहती है, अक्सर होती रहती है, लेकिन इस पर बात कीजिए और इसका हल तलाशने की कोशिश कीजिए। सिर्फ बात ही नहीं, हल भी निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं।